होर्मुज में हड़कंप, सिर्फ जंग है विकल्प। ब्लॉकेट के बिसात बनी प्लानिंग खास। होर्मुज का जाल, तेल पर कब्जे की चाल। तेल की चिंगारी, अब है जंग की तैयारी। ड्रैगन वर्सेस ईगल, जंग का बिगुल। जी हां दर्शकों, तेल की नस पर कब्जा और दुनिया में सन्नाटा। आज सवाल सिर्फ तेल का नहीं है, ताकत, दबदबे और आने वाले टकराव का भी है। मिडिल ईस्ट का वो सकरा समुद्री रास्ता जिसे हम होर्मुज स्ट्रेट कहते हैं, जहां से गुजरता है दुनिया का सबसे बड़ा तेल कारवां, आज वही बन गया है सुपर पावर्स की सियासत का रणक्षेत्र। एक तरफ अमेरिका, जिस पर आरोप है कि वो होर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत कर तेल को हथियार बना रहा है, और दूसरी तरफ चीन, जो इस चाल से बौखलाया हुआ है क्योंकि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था की सांसें इसी रास्ते से चलती हैं। सवाल यह है कि क्या दुनिया अब गोलियों से नहीं, तेल की सप्लाई रोककर झुकाई जाएगी? क्या यह सिर्फ रणनीति है या तीसरी जंग की शुरुआती पटकथा? क्योंकि अगर होर्मुज स्ट्रेट थमा तो फैक्ट्रियां थमेंगी, मार्केट्स गिरेंगे और दुनिया की रफ्तार रुक जाएगी। क्या अमेरिका का कंट्रोल चीन के लिए सीधा चैलेंज है? और क्या यह टकराव दुनिया को एक नई एनर्जी वॉर की तरफ ढकेल रहा है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए जरा। अमेरिका और चाइना दोनों सुपर पावर हैं। सुपर पावर्स आपस में लड़ते नहीं हैं। इनके लड़ने के तरीके इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे चाइना ये कर सकता है कि वो अमेरिका को इस बात की धौंस दे दे कि हमारे जो 17 के 17 रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उन्हें हम अमेरिका को नहीं देंगे। उसने पहले भी किया था। साउथ अरेबिया और ईरान, इन दोनों के हाथ मिलवा दिए थे, और अब भी वो इनसे बातचीत करके उस शर्त को ताज़ा कर दे जो ईरान ने रखी है कि अमेरिका को सारे मिलिट्री बेसिस मिडिल ईस्ट से हटाने होंगे। यानी वो जो वैक्यूम क्रिएट होगा वहाँ चाइना आना चाहेगा। और ऐसे ही अमेरिका ने भी ये कहा है कि अगर चाइना हथियार देता है ईरान को तो हम उसके ऊपर 50% टैरिफ लगा देंगे। ये भी हो सकता है कल को कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं अगले महीने चाइना जाने वाला था, मैं नहीं जाऊंगा। वो एक बड़ा भारी सेटबैक होगा चाइना के लिए। यानी इनडायरेक्टली दे विल कीप ऑन फाइटिंग। डोनाल्ड ट्रंप 2.0 के हर एक्शन का एक ही टारगेट है, वो है चाइना। जिस दिन से उन्होंने अपना ऑफिस संभाला है उस दिन से एक इकोनॉमिक वॉर छिड़ी हुई है चाइना और यूएसए के बीच में। पहले सैंक्शंस और टैरिफ्स, और फिर उसके बाद वेनेजुएला पे एक्शन जहाँ से चाइना का ऑयल ज़्यादा जाता था, और फिर ईरान पे एक्शन जहाँ से फिर 30% चाइना की ऑयल सप्लाई जाती थी। निशाना सिर्फ एक है, चाइना का प्रोडक्शन पावर। और नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट 2025 में भी चाइना को यूएसए का सबसे बड़ा राइवल माना गया था। और अब जो 2026 की अलाइनमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने तय कर लिया है कि 2027 तक चाइना यूएसए पे अटैक नहीं करेगा, ना कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आना चाहेगा। तो ये इस वक्त एक इकोनॉमिक वॉर का फॉर्मूला बन चुका है दोनों बड़ी पावर्स के बीच में, और इसके बीच में बाकी पूरी दुनिया पिस रही है। जी हां, अब हर किसी की निगाह इसी विषय पर है कि क्या अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने जा रहा है। आपने एक्सपर्ट को सुन लिया, अब देश का सवाल भी आपके लिए लेकर आए, वो 5 सवाल जिस पर हम पैनल से चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका होर्मुज पर कंट्रोल के जरिए क्या दुनिया की तेल सप्लाई को एक वेपन की तरह, हथियार की तरह बनाना चाह रहा है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या चीन की नाराजगी सिर्फ बयानबाजी है या आने वाले टकराव का संकेत, आहट? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के जरिए, अगर होर्मुज पर अमेरिका का दबदबा बढ़ता है तो क्या चीन खुलकर चुनौती देगा, खुलकर विरोध करेगा? क्या जंग के हालात बनेंगे? सवाल नंबर 4 आपकी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या होर्मुज पर अमेरिकी रणनीति चीन की एनर्जी सिक्योरिटी पर एक बड़ा हमला समझा जाए? और सवाल नंबर 5 जो बहुत अहम है, यह टकराव क्या दुनिया को एक नए कोल्ड वॉर की तरफ ढकेल रही है? 1945 से लेकर 1991 तक का एरा आपको याद होगा, क्या फिर से उसकी शुरुआत होने जा रही है? दर्शकों,
एक बड़ा पैनल कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, उसके जरिए हम चर्चा करेंगे। और बड़ा सवाल यह भी है दर्शकों कि इस चर्चा के दौरान हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मसला है क्या। सबसे पहले जिस विषय को लेकर आज आए हैं, क्या कर रहा है अमेरिका हॉर्मुज़ स्ट्रेट में, जिसे लेकर चाइना तमतमाया हुआ है। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार क्या हो गया ऐसा जिसकी वजह से दिक्कतें इतनी बढ़ गई हैं। ग्राफिक्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए, इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पहला ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर है। जी हां, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है। यह खबर चाइना को बिल्कुल नागवार गुजरी है, ड्रैगन तिलमिलाया हुआ है। इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। बातचीत फेल होने के बाद यह फैसला अमेरिका ने लिया है, क्योंकि इस्लामाबाद में 25 घंटे की बातचीत चली, जेडी वंस हाथ मलते वापस आए, कोई भी नतीजा नहीं रहा। इंफॉर्मेशन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। ईरान से चीन करीब 80% तेल इंपोर्ट करता है। हॉर्मुज़ लॉक होने से सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होगा एशियन सब कॉन्टिनेंट में, तो वो चाइना है। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। ब्लॉकेज ईरान पर दबाव डालने की कोशिश है। अमेरिका चाहता है कि सप्लाई ब्लॉक कर दो, आवाजाही ब्लॉक कर दो, ईरान पर दबाव बढ़ेगा, कमाई घटेगी, तो शायद कुछ मसला हल हो जाए। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। ब्लॉकेज के चलते चीन को भी नुकसान हुआ है, ईरान को नुकसान हो रहा है, चीन को नुकसान हो रहा है, और यही नुकसान तनाव बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। चीनी शिप को रोकना मतलब सीधे टकराव है। अगर अमेरिका उनकी नेवी चीनी शिप को रोकती है तो सीधा टकराव समझा जाएगा और यह तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। रिच स्टारी नामक एक टैंकर था जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को जिसने क्रॉस किया है बहुत तनाव के बीच में, और अब अपडेट यह आ रहा है कि कई सारे चाइनीज टैंकर्स को, वेसल्स को अमेरिकन नेवी ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में रोक दिया है, रास्ता लॉक कर दिया है, कुछ तो वापस जा रहे हैं। ईरानी तेल चाइना पहुंचता कैसे दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैप आपके लिए लेकर आए स्क्रीन पर। मैं आपको समझाऊंगा क्यों ईरान में जो दिक्कत मची हुई है उससे चाइना कैसे प्रभावित होने जा रहा है, और एक पूरा मैं मैप आपको समझाऊंगा कहां से तेल निकलता है, कहां से पहुंचता है। दर्शकों अगर आप इसको देख पाए क्लोज कैम के जरिए, ये मैप आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का मैप है, कुछ अहम देश इस पर दिखाई दे रहे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ईरान, पाकिस्तान, भारत, चीन, और उधर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ईरान के ठीक नीचे जहां से सप्लाई होती है। तो जब ईरान कोई सामान या तेल भेजता है दर्शकों, तो वो तेल यहां से चलता हुआ वेसल्स यहां आता है, अरब सागर होता हुआ, प्रशांत महासागर होता हुआ, भारत के नीचे से श्रीलंका को क्रॉस करता हुआ यहां पहुंचता है मलक्का स्ट्रेट में। जैसे वहां पे हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, एक नैरो रास्ता है आने जाने के लिए शिप्स के लिए, वैसे ही मलक्का स्ट्रेट एक नैरो रास्ता है। यहां पर इंडियन नेवी का कब्जा है। इंडोनेशिया, मलेशिया, ये 2 देश है। यहां पर एक पतली सी जगह है जहां से तमाम मिडिल ईस्ट के जो वेसल्स है यहां से होते हुए वो साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, या जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड है यहां पहुंचते हैं। तो नेकबोन कहां पे है? नेकबोन यहां पर है। यहां पर अमेरिका ने लॉक किया है। ये शिप ट्रैवल करते हुए यहां से होता हुआ यहां पहुंचता है जहां पे चाइना है। लेकिन दर्शकों दिक्कत क्या है, अब अमेरिका ने मलक्का स्ट्रेट को लॉक करने का तरीका भी ढूंढ लिया है। इंडोनेशिया के साथ एक ट्रीटी, एक टाई अप किया है अमेरिका ने, जिसके बाद बहुत मुमकिन है कि अमेरिका अपने जो इंडोनेशिया में अपना एक फौजी अड्डा बनाए, यहां पर अपने वॉरशिप्स को, अपने फाइटर जेट्स को उतारे, अपने सैनिकों को वहां पर भेजे, जैसे कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे अमेरिकी फौजी अड्डे हैं। यह मुश्किल इसलिए बढ़ गई क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो यहां पर लॉक कर रहा है अमेरिका, वो पूरे ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड की तेल सप्लाई को प्रभावित करेगा। और चाइना को दिक्कत क्यों है दोस्तों? क्योंकि चाइना का 80% तेल ईरान से चाइना खरीदता है। यानी ये रास्ता यहां से ब्लॉक होता हुआ भारत के नीचे से यहां से होता हुआ यहां पहुंचना है। तो सोचिए कि कितनी बड़ी दिक्कत चाइना के लिए, और इसीलिए चाइना परेशान हो रहा है। फिर से एक बार मैप देखिए, ये पूरा वर्ल्ड मैप बता रहा है कि तेल का रूट क्या है। जो सफेद पट्टी आपको दिखाई दे रही है दर्शकों, नीली, ये समंदर है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, और ये प्रशांत महासागर होता हुआ अरब सागर से होता हुआ यहां से नीचे से वो शिप यहां पर मलक्का स्ट्रेट को यहां क्रॉस करता है। ये नेकबोन है। ये 2 ऐसी जगह है कि भारत चाहे तो चाइना की गर्दन यहां दबा सकता है, और अमेरिका भी इंडोनेशिया के साथ उसने एक सामरिक समझौता करने के बाद यहां पर भी वो चाइना को परेशान कर सकता है। इसीलिए चाइना तिलमिलाया हुआ है। 80% फ्यूल सप्लाई अगर आपकी रुक जाएगी तो आपकी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, इकोनॉमी डंप हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। हॉर्मुज़ पर पुतिन ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। कहते हैं कि जब दुनिया परेशान होती है तो एक लाला ऐसा होता है जो कमाई कर लेता है। 2 बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी खा जाता है, बंदर को फायदा हो जाता है। पुतिन उसी बंदर की तरह एक्ट कर रहे हैं। हॉर्मुज़ पर पुतिन का मास्टर स्ट्रोक, चीन में मेगा प्लान बनने जा रहा है। क्यों? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्दी चीन का दौरा करने जा रहे हैं। यह प्लान नंबर 1 है, समझिए। प्लान नंबर 2 क्या है?
वेस्ट एशिया में तनाव के बीच पुतिन का दौरा बेहद अहम है, क्योंकि क्रूड को लेकर, ब्लैक गोल्ड को लेकर अब दिक्कतें शुरू हो गई। प्लान नंबर 3 क्या है दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। ट्रंप साहब की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं, जरा देखिएगा। हॉर्मुज़ ब्लॉक होने के चलते तेल गैस की सप्लाई पूरी दुनिया में प्रभावित हुई है। दुनिया भर के मुल्क तेल गैस की सप्लाई से परेशान है। क्रूड लगातार महंगा होता जा रहा है, तेल की सप्लाई बाधित हो रही, इकोनॉमी और फैक्ट्रीज और दुनिया भर की दिक्कतें हो रही हैं। रूस ने ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की बात कही है। रशिया ने कहा है कि दुनिया भर की जो ऊर्जा जरूरतें हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, वो रशिया पूरी करने में सक्षम है। रूस ने कहा कि वो क्रूड की कमी को पूरा करने में सक्षम है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब रशिया इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है। हॉर्मुज़ में वहां सब चीजें लॉक हो चुकी हैं, लेकिन देखिए रशिया कह रहा है कि हम आपको तेल देंगे। रूस ने पर्याप्त संसाधन होने की बात कही है, यानी वो तमाम देश जो ईरान से, मिडिल ईस्ट से तेल खरीदा करते थे, अब उनके लिए रशिया एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। रशिया ये इशारों में कह रहा है सहयोगी देशों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगे। लावरोव जो कि विदेश मंत्री हैं रशिया के, उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो चीन पहुंचे हुए हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया भर के जो देश है, जो हमारे सहयोगी हैं, उनकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में हम सक्षम हैं। लावरोव आगे कहते हैं रूस चीन के पास ऐसे सभी साधन मौजूद हैं जिसके जरिए तमाम जो दुनिया भर के मुल्क है, जो उनके एलाइज है, उनकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। लावरोव आगे कहते हैं एक देश पर निर्भरता से बचा जा सकता है, यानी इशारा किसकी तरफ था आप समझ गए, यानी किसी एक से फ्यूल कंजम्पशन के लिए डिपेंडेंट होने से बेहतर है कि रशिया को भी एक ऑप्शन की तरह आप देखें। लेकिन दर्शकों आपको याद होगा जब मैं मैप के बारे में आपको समझा रहा था तो मैंने मलक्का स्ट्रेट आपको बताया था, वही इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत के नीचे अरब सागर से होते हुए हिंद महासागर, प्रशांत महासागर जाने का रास्ता। वहां पर मलक्का स्ट्रेट है क्या दर्शकों, और क्यों भारत के हाथ में ड्रैगन की गर्दन है, क्यों चाइना तिलमिला रहा है, उधर अमेरिका इधर भारत दिक्कत कर सकता है। मलक्का स्ट्रेट एक अहम समुद्री रास्ता है, जैसे कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, बाब अल मंदेब है, वैसे ही ये भी एक बहुत अहम समुद्री रास्ता है दर्शकों। जी हां, अगली इंफॉर्मेशन क्या है, रास्ता सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया से होकर गुजरता है, लेकिन मलक्का स्ट्रेट पर इंडियन नेवी का कब्जा रहता है, वो इसे कंट्रोल करती है। हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, ये जो अगला इंफॉर्मेशन आप देखेंगे, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से मलक्का स्ट्रेट जोड़ता है। बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट ये इलाका है। अगली इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, इन्फो नंबर 4 जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, मलक्का स्ट्रेट एक अहम समुद्री हाईवे है। बहुत सारे वेसल्स, शिप्स, चाहे वो मिडिल ईस्ट के हों, चाहे वेस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड के हों, वो यहां से होकर गुजर के ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जाते हैं। एशिया सब कॉन्टिनेंट को पूरा सप्लाई यहां से होता है। चीन का लगभग 70 से 80% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, मलक्का स्ट्रेट से। इसीलिए जिनपिंग साहब की हवा बहुत खराब है। हर साल हजारों की तादाद में जहाज, वेसल्स, शिप्स यहां से, कार्गो शिप्स यहां से गुजरती हैं और दुनिया भर की तेल जरूरतों, ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रास्ता है। और इसीलिए चाइना को लग रहा है कि उधर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो जाएगा, इधर मलक्का स्ट्रेट में उसे लॉक कर दिया जाएगा, तो आखिर उसकी जरूरतें पूरी कैसे होंगी, उसकी एनर्जी सप्लाई कैसे पूरी होगी। इंफॉर्मेशन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, ये बंद हुआ तो चीन की इंडस्ट्री और व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। जब फ्यूल ही नहीं होगा तो इंडस्ट्री क्या खाक चलेंगी, और यही सबसे बड़ा डर है जो चीन को खाए जा रहा है, जिनपिंग साहब को खाए जा रहा है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए, और पैनल जब आएगा तो उस पैनल के जरिए हम ये डिस्कस करेंगे क्यों अमेरिका और चीन में टकराव बढ़ रहा है। क्या सिर्फ तेल वजह है दर्शकों? नहीं, सिर्फ तेल वजह नहीं है, आइए आपको बताते हैं। बहुत सारी वजूहात हैं, वो वजह आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वजह नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, तेल का सबसे बड़ा रास्ता हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, और क्योंकि चाइना का सबसे ज्यादा जो तेल इसी रास्ते से पहुंचता है, 80% तेल वो ईरान से खरीद रहा है। वजह नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, टकराव बढ़ क्यों रहा है दोनों देशों में? दुनिया का 20% तेल हॉर्मुज़ से होकर गुजरता है, और इसीलिए अमेरिका बार बार हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने की और फ्री करने की बात कर रहा है, लेकिन ईरान अड़ा हुआ है। वो कहता है हॉर्मुज़ स्ट्रेट से हम किसी को आने जाने नहीं देंगे, सबसे टोल वसूली करेंगे। वजह नंबर 3 चीन और अमेरिका के टकराव की। चीन ईरान तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, सिर्फ तेल का नहीं, सामरिक समझौता भी हुआ है, हथियार भी सप्लाई करता है चीन ईरान को, इसलिए वहां भी दिक्कतें आ रही हैं। वजह नंबर 4, अमेरिका ने यहां नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है, नेवल वहां पर उनकी फोर्स वहां पर लगी हुई है, उनकी नेवी, उनकी मरीन्स वहां पर हैं, और वो एक एक शिप को चेक कर जाने दे रहे हैं। इस वजह से भी अमेरिका की जो दिक्कतें हैं चाइना के साथ वो बढ़ती जा रही हैं। वजह नंबर 5, चीन ने इसे खतरनाक और विरोधी बताया। चीन कह रहे हैं भाई ये बहुत खतरनाक और विरोधी है। अगली वजह क्या है, क्यों अमेरिका और चीन में टकराव बढ़ रहा है? वजह नंबर 6, अमेरिका के रास्ते रोकने से चीन की ऊर्जा सप्लाई खतरे में पड़ जाएगी, और ऊर्जा सप्लाई खतरे में पड़ने का मतलब है कि हालात खराब होना। अब ऐसा नहीं कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की तरफ अग्रसर है, लाखों सेना है, इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, फाइटर जेट से नहीं, चीन की भी कमजोरी है। चीन भी डरता क्या है, आज आपको स्क्रीन पर मैं बताने जा रहा हूं चीन का डर क्या है। दर्शकों देखिए,
मलक्का डिलेमा क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। जानकारी नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। चीन का 80% तेल मलक्का स्टेट से होकर गुजरता है। मलक्का आखिर ये है क्या, मलक्का डिलेमा क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। जानकारी नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। मलक्का ब्लॉक होने पर चीन को लगेगा बड़ा झटका, क्योंकि मलक्का स्टेट ब्लॉक हो गया तो ऊर्जा सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाएगी। दर्शकों ये समझिएगा। जानकारी नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका जंग में इन रास्तों को ब्लॉक कर सकता है। इंडोनेशिया से पहले टाई अप हो चुका है, यानी जंग के हालात बने तो मलक्का स्टेट एक नेकबोन, दूसरा हॉर्मुज स्टेट, वहां पर भी लॉकिंग चल रही है। जानकारी नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। इसी डर को मलक्का डिलेमा कहते हैं और चीन इसी डिलेमा का शिकार है। यही उसकी कमजोरी है जिसकी वजह से वो परेशान है, हताश है कि ऐसा ना हो कि मलक्का स्टेट पे भी जाम लग जाए ट्रैफिक और वहां से भी हमारे वेसल्स ना गुजर पाए। दर्शकों एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले घंटे लगातार बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा हम करने जा रहे हैं चाइना को लेकर कि भाई चाइना किसी से डरता नहीं है, लेकिन चाइना यहां डरता दिखाई आपको देगा। जी हाँ, स्वागत कीजिए मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। सुरेंद्र सिंह लाली आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। लाली साहब बहुत बहुत स्वागत है। रवि करकरा साहब आपको दिख रहे हैं, फाउंडर हैं इन्वेस्ट न्यूयॉर्क फोरम के, अमेरिका से लाइव जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। विनस उपाध्याय जी मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और चाइनीज मामलों की जानकार है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैम विनस मैम मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि चाइना और अमेरिका का टसल सिर्फ कोल्ड वॉर तक अब सीमित नहीं रह गया है। उधर ताइवान है, इधर होर्मुज है, ईरान है, मिडिल ईस्ट है, रशिया है। मल्टी डायमेंशनल फंक्शनल पॉलिटिक्स अब सारे देश करने लगे हैं। ये जो करंट सिनेरियो है, चाइना ने कह दिया है मैम कि अगर होर्मुज स्ट्रेट लॉक रहा तो ये बहुत बड़ा बोन ऑफ कॉन्टेंशन होगा और तनाव बढ़ेगा, लेकिन अमेरिका ने कह दिया हम जाने नहीं देंगे। हाउ डू यू सी इट मैम, कैसे देखते हैं आप इसको? मैम आप म्यूट पे, यू आर ऑन म्यूट मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, मुझे लगता है कि ये जो सब चीजें हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से, हमें इसे ट्रम्प और शी की जो अगले मंथ की समिट है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। हाँ, जो ईरान और यूएस के बीच में हो रहा है, जो समझौता वार्ताएं हो रही हैं और उसके रिलेटेड जो यूएस प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जियोपॉलिटिकल प्रेशर जिसे आप बोल सकते हैं, बिकॉज यूएस हैज टू नेगोशिएट विद मल्टीपल पार्टीज और चाइना हैज मेजर स्टेक्स इन ईरान। So obviously, in that context also ये सब चीजें देखना परखना बनती हैं। पर मुझे लगता है कि आज के समय पर ये सब चीजें जो हो रही हैं और जो अगले कुछ हफ्ते में होंगी, हमें इन्हें जो अगले मंथ में शी और जो ट्रम्प की समिट होने वाली है बीजिंग, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। बिकॉज कहीं पे नेगोशिएशंस वहां पे हो रही हैं, तो इस समय जियोपॉलिटिकल एरेना में चाइना को रिलेटेड लेके जो भी चीजें हो रही हैं, चाइना ईरान के बीच या चाइना ताइवान के बीच, ये सभी चीजें जो विज़ावी यूएस के रिलेटेड यूएस और चाइना के बीच में देखी जा सकती हैं, वो नेक्स्ट मंथ की समिट को लेके डिजाइन की गई हैं। जी मैम, ठीक है, स्टे विद मी मैम, पॉइंट टेकन। जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, इसके बाद मैं बाकी अपने गेस्ट के पास जाऊंगा। ये कहीं ना कहीं ये सर, ये बात तो डेड श्योर है कि चाइना और अमेरिका सामने सामने वॉर में कभी भी मुफ्तला नहीं होंगे, कभी दे विल नॉट स्टार्ट अ वॉर इन बिटवीन। लेकिन अभी जो सिचुएशन बन रही है सर, अगर आप किसी की एनर्जी सिक्योरिटी पर ही कब्जा कर लें और अगर आप उसको फ्यूल नहीं मिल रहा है, उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, उसकी इंडस्ट्री, उसकी इकॉनमी उसी पे बेस्ड है पूरी दुनिया की। अमेरिका एक डबल गेम खेल रहा है, उधर वो ईरान को भी लॉक कर रहा है, इधर चाइना की सप्लाई को भी रोक रहा है। मलक्का स्ट्रेट में इंडोनेशिया से आप टाइप कर चुके हैं, भारत के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, तो ट्रम्प साहब कुछ दूरगामी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है सर कि जो उनका होराइजन है, जो व्यू है इन्वेस्टमेंट में, कहते हैं कि लॉन्ग टर्म होराइजन इज बेटर देन शॉर्ट टर्म्स, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म वो देख रहे हैं इस चीज को। धन्यवाद। मुझे एक मैरीटाइम फिलोसफर होते थे, बहुत माने हुए, एल्फ्रेड थेयर महान, और उनकी बात मुझे याद आ रही है आज। जो बात वो लोग इतने साल पहले एक्चुअली करी, वो आज सच होकर दिखा रही। वो बोलते थे कि ये जो कंट्रोल है मैरीटाइम चोक पॉइंट्स का, ये एक पावर को आउटकम्स शेप करने देगा। और
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने देख लिया, और आपका बाबा मंदब भी उस टाइप का हमने देखा कि 1 डेढ़ 2 साल पहले आप जानते हैं हाउथीज ने कैसे इसको रेड सी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था, और उसमें तकरीबन 12% वर्ल्ड का ट्रेड इफेक्ट हुआ था। जी। अब हम इसको जो ट्रम्प की जो बात है ना, देखिए आज ट्रम्प ने एक बहुत बड़ा लेसन इस लड़ाई में सीखा है, और वो है कि ये अगर आप एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंट्रोल कर लें तो शायद आप ये उस लड़ाई का नैरेटिव को बदल सकते हैं। और आज अगर हम देखते हैं कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेट ऑफ हॉर्मुज निकला है, जिसकी वजह से ईरान 40 दिन की लड़ाई के बाद भी आप नहीं बोल सकते कि ईरान हार गया है, बिकॉज ये जो इम्पैक्ट इस ईरान ने किया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पूरे कंट्रोल के ऊपर, अब ये एक लेसन है डोनाल्ड ट्रंप ने सीखा है, और वो इसीलिए अभी मलक्का स्टेट्स की बात करता है। मलक्का स्टेट इज अराउंड 930 किलोमीटर्स, एक फनल शेप्ड है ये, और जो इसका विड्थ है, जो इसकी शॉर्टेस्ट विड्थ है वो है 95 किलोमीटर। अगर आप इसको कंपेयर करें हॉर्मुज से, हॉर्मुज इज 33 किलोमीटर, ये 95 है। तो एक ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का कंट्रोल वो चाहते हैं। यहाँ पे इंडोनेशिया इन्वॉल्व है, यहाँ पे मलेशिया इन्वॉल्व है, सिंगापुर इन्वॉल्व है। 3 कंट्रीज आती हैं जो मलक्का स्टेट्स के इस बाजू में, जो अपने कोस्टल एरियाज में है, और खासतौर पर इंडिया का बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। आपने सुना होगा सरांग पोर्ट। सरांग पोर्ट इंडोनेशिया में है, जहाँ पे इंडियन नेवी परमानेंटली डिप्लॉयड है, और वो इसको इंडोनेशिया गवर्नमेंट के साथ मिलके, इंडोनेशिया नेवी के साथ मिलके इकट्ठे वो ये उस पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। और जो आपके कार निकोबार आइलैंड्स है और एक कैम्बल बे है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इट्स जस्ट हार्डली 6 आवर्स अवे फ्रॉम स्टेट ऑफ मलक्का। और पोर्ट ब्लेयर से, जहां पे हमारा अंडमान निकोबार कमांड है, वहां से लेस देन 24 आवर्स अवे। तो इसको भारत के इसको यहाँ पे बहुत बड़ा इसको इन्फ्लुएंस है, मुझे ऐसे लगता है। आई डोंट नो, अभी आने वाला वक्त इसको बताएगा। क्या यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया एक जॉइंट स्ट्रेटजी कर सकते हैं चाइना के विरुद्ध? बिकॉज हमारा कंसर्न चाइना के साथ बहुत ज्यादा है, और हम जिस तरीके से हमारा जो नॉर्दर्न सेक्टर है, हमारा जो बॉर्डर, अभी 2 दिन पहले ही चाइना ने एक कंट्रोवर्सी निकाली वहां पे कि इसको नेमिंग ऑफ प्लेसेस अरुणाचल, इसको दोबारा से वो एक कंट्रोवर्सी जिसका भारत ने खंडन किया। तो इसको मैं एक आपके पैनल पे एक पॉइंट छोड़ के जाता हूं, सोचने का पॉइंट है ये कि आने वाले वक्त में क्या इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स मिलके चाइना को चेतावनी दे सकते हैं, एक चैलेंज अपना दे सकते हैं स्टेट ऑफ मलक्का में? बिकॉज एक इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक हब इंडिया इंडियन ओशन रीजन में एक आपको देता है, आपका पोर्ट ब्लेयर है, और आपके कार निकोबार आइलैंड्स, हम उसको डेवलप कर रहे हैं। आईएसआर कैपेबिलिटी हमारे उसको लगाई हुई है वहां पे, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस। तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, इसके बारे में आई थिंक ज्यादा यूज सोच की जरूरत है। राइट सर, प्लीज स्टे विद मी सर, पॉइंट टेकन। रवि जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जो सिचुएशन है आज के टाइम पे, लोग कहते हैं कि जंग करने की जरूरत नहीं है, इकॉनमी बर्बाद कर दीजिए, एआई का इस्तेमाल कर लीजिए, उनके मार्केट्स को डंप कर दीजिए। आजकल का जो वॉर है वो मोर ऑफ साइकोलॉजिकल एंड टेक वॉर। तो ट्रम्प साहब शायद यही कर रहे हैं कि भाई ऊर्जा जरूरतों को उनके किसी तरह से रोक दिया जाए, एनर्जी सिक्योरिटी के मसले को खड़ा किया जाए, मलक्का स्टेट को लॉक कर दें, हॉर्मुज स्टेट को लॉक कर दें, मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर दें ताकि वो चाइना को सप्लाई ना करे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि अमेरिका भी तो उनका दोस्त है, रशिया भी तो उनका दोस्त है, और रशिया के पास तो बहुत तेल है। लावरोव साहब वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ क्रूड एंड वी आर एबल टू सप्लाई लॉट ऑफ फ्यूल टू आवर एलाइज एंड फ्रेंड कंट्रीज। तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, चाइना को तो तेल कहीं से भी मिल जाएगा। ये जो बात आपने बोली ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना की जो स्ट्रैटेजी रही है पिछले 20 साल से, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम करता हूँ, ऑल्टरनेट एनर्जी में काम करता हूँ। चाइना ने बहुत पहले क्लियरली स्ट्रैटेजी बनाई थी कि वो ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर
और आप देखेंगे सोलर पार्क्स जो है चाइना के, वो बहुत ज्यादा दुनिया के सबसे बड़े पार्क्स हैं। तो ये चाइना ने पहले ही एक तरीके से, और इंडिया ने भी किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बायोफ्यूल। तो जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं जिनके बड़े बड़े नंबर है 1.4 बिलियन, तो उनको पता है कि अगर हमने आगे जाना है तो हमको डाइवर्सिफिकेशन एनर्जी नीड का करना पड़ेगा। और आपने बिल्कुल सही बोला है कि रशिया से बहुत पुरानी उनकी दोस्ती है, और रशिया से काम जो है निकल के आ रहा था। और रशिया, बल्कि मैं किसी को कल ही कह रहा था कि सबसे ज्यादा आजकल रशिया खुश है, क्योंकि जितना रशिया ने पैसा कमाया है और जो कमा रहा है, उतना कोई पैसा नहीं कमा रहा। तो आई थिंक, मुझे जो लगता है, जो मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में ये बात बोली थी, कि ये ट्रम्प की एक बहुत बड़ी, एक तरीके से ये बाउंस बैक करेगा, ये उसने जो किया है। ये एक साल से जो ये करता आ रहा है कि कभी टेरिफ वॉर शुरू कर दी है, अब ये वेस्ट एशिया में क्राइसिस शुरू कर दी है। अल्टीमेटली यूएसए को इसका भुगतान करना पड़ेगा, जो इतना अच्छा नहीं होगा। चाहे वो जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें, चाहे वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन से देखें, चाहे आप उसको, जो उन्हें अभी आपने देखा होगा कि अभी पोप के साथ भी उन्हें पंगा ले लिया है, जो सीधा कैथोलिक क्रिश्चियंस के ऊपर जो है आप अटैक कर रहे हैं। तो ये आई वुड से कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का जो है ना, ये समय चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है, ये यूएसए ने इतने सालों से जो, चाहे वो नेटो के साथ हो, यूएन के साथ हो, मिडल ईस्ट के देशों के साथ हो, जितनी भी वो जो कमाई थी गुडविल, वो बैकलैश कर रही है। और बहुत क्लियर है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान और जीसीसी की अन्य जो जितनी भी देश हैं, वो लोग दोबारा सोच रहे हैं कि हमारे जो पेट्रो डॉलर का जो सबसे बड़ा जो एंकर था, कि जो गारंटी दी गई थी कि जब आपके ऊपर विपदा आएगी तो हम आपको बचाएंगे, तो बचा क्या रहे हैं? आपने तो पूरा स्ट्रेट ही बंद कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा एक मिस कैलकुलेशन है ट्रम्प और उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का। जो जेडी वेंस का पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा फेलियर हुआ है नेगोशिएट करने का, वो बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि ऑल चाहे राइट मिड अभिजीत, टर्म में, या ठीक मैं इस जस्ट कंप्लीट द थॉट दैट जेडी वेंस का जो है, जो मैं 25th अमेंडमेंट की बात करता हूँ, उसमें भी काफी लोग अब ये उठा रहे हैं क्वेश्चन की क्या जेडी वेंस 25th अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो ठीक वो भी बहुत ज्यादा कुछ अभी, काफी इंटरनल यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं, काफी ज्यादा इश्यूज उठ गए हैं, ऑल पोप को राइट लेकर सर, तो और भी ऑल ज्यादा राइट सर। डिस्कशन हो रही है। सुरेंद्र सिंह लाली साहब मेरे साथ हैं। सुरेंद्र जी, आपने सबकी बातें सुन ली। अब मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि अमेरिका किस तरह की फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, ट्रम्प साहब को समझ में नहीं आ रहा है। ईरान वॉर में वो फंस गए हैं, चाइना से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन वो कर नहीं सकते, ताइवान की भी चिंता उनको सता रही है, उधर इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ चाइना सी में भी उनका इंटरेस्ट है। कैसे एक देश इतनी सारी चीजें कैसे कर सकता है? आप मिडल ईस्ट को भी कंट्रोल करना चाहते हैं कि हम जिसको बोलेंगे उसको तेल दोगे भाई, नहीं तो नहीं दोगे। लाली साहब जी, ट्रम्प साहब की देख के जिस हिसाब से वो चला रहे हैं, तो मुझे एक बाजार पिक्चर का गाना याद आता है कि जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, चलो उस बहाने देख ली दुनिया हमने। एक बात को समझिए कि ट्रम्प साहब सियासतदान नहीं है। कुछ मतलब बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि कुछ उम्र का भी तकाजा है, क्योंकि वो अपने आप को जीसस क्राइस्ट भी बना रहे हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि मैं एक रात में सिविलाइजेशन भी मिटा दूंगा, फैसला भी करना चाहते हैं और उसके बाद फिर धमकियां भी देते हैं। तो वो सियासतदान नहीं है। वो व्यापार में भी 5 दफा बैंकरप्सी फाइल कर चुके हैं और बहुत सारी कन्विक्शंस हैं और उनके ऊपर पीडोफाइलिया के भी चार्ज है, जो मुझे लगता है कि उनकी जो मोहतरमा है उन्होंने भी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को उससे अलहदा कर दिया, क्योंकि पैम बॉन्डी साहिबा भी नहीं आ रही हैं हियरिंग के लिए, क्योंकि उन्हें अंडर ओथ बोलना पड़ेगा। अब मैं बात पे वापस लाता हूं ट्रम्प साहब पे। देखिए, अब ये क्या करने आए थे उन्हें खुद ही नहीं पता है। वो कहते थे कि हम आए हैं रेजीम चेंज करने, 48 घंटे के बाद कहते हैं अब हम करेंगे ड्यून्यूक्लियराइजेशन, फिर कहते हैं अब उन्होंने उनकी नेवी सारी और एयरफोर्स डिस्ट्रॉय कर दी, फिर कहते हैं कि हमने बंकर बॉम्बर भी मार के, बंकर बस्टर मार के न्यूक्लियर भी सारा उनका 7-8 महीने पहले खत्म कर दिया, अब उसको ये फिर खत्म करने आ रहे हैं। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली हुई थी वो बंद हो गई, उसे खोलने आ रहे हैं। फिर कहते हैं कि ये 4-5 हफ्ते में निपट जाएगा।
तो जो करने आए थे वो हुआ नहीं। अब मैं लबोलबाब बताता हूँ, क्योंकि मैं चौथा पैनलिस्ट हूं, तो मेरे से पहले माजिद लोगों ने बहुत बढ़िया बातें बोल दी। हुआ क्या है? हुआ ये है कि 47 दिन के बाद ईरान और ज्यादा पावरफुल हो गया। मुझे लगता है ईरान को उन्होंने कहीं एक मिडिल पावर बना दिया है। दूसरा, चाइना इज मच मोर पावरफुल। आप एक बात को समझिए, चाइना सब देख रहा है। चाइना अमेरिका की तरह, डोनाल्ड ट्रंप की तरह हल्ला नहीं करता, उसको बोलते हैं वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। तो चाइना सब देख रहा है, वो इनकी पावर देख ली, उसने इनकी वॉर की पावर देख ली, इनका एम्यूनिशन देख लिया, किस तरह एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो रहा है। तो चाइना सारी कॉपी किताब लेके बैठा हुआ है। अब वो अगर ताइवान में जाएगा तो कैसे जाएगा? रशिया और अमीर हो गया। जीसीसी कंट्रीज और नेटो को तो उन्होंने, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल ही बस के नीचे डाल दिया। ना जीसीसी कंट्रीज के उन्होंने घर का रखा, ना घाट का रखा। वहां पे 8 बेस बनाए, 40,000 45,000 अपने वहां पे सैनिक रखे, और जब उनकी सिक्योरिटी की बारी आई तो सारा माल उठा के इसराइल को दे दिया। वो एक अलग डिस्कशन है, इसको ट्रंप साहब चला रहे हैं या जो उनका चेला था, जो दुबे जी थे, वो अब चौबे जी बन गए और वो इस वॉर को चला रहे हैं, क्योंकि वो ही अब ट्रंप साहब से नहीं समझ रहे। उसमें अगर एप्स्टीन फाइल का भी कोई रोल है, ये एक अलग डिस्कशन है। नेटो एक पेपर टाइगर बन गया, दुनिया एक मेस में, और अमेरिका की रेपुटेशन एज ए रिलायबल पार्टनर जीरो हो चुकी है। तो मेरा कहने का लबोलबाब ये है कि अमेरिका खुद ही नहीं जानता वो करने क्या आया था। वो 21 घंटे के अंदर जेडी वांस साहब इस इतने बड़े सबटरेनियन इश्यू का निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, जिसे जेसीपीओ में निकल गया था, जिसके लिए उनको 2 साल लगे थे। तो उनको आदत है न्यूयॉर्क में रहकर फास्ट फूड से कि इस विंडो से घुसे, यहाँ पैसे दिए और यहाँ निकल गया। ये इतना आसान नहीं है। स्टीव विटकॉक और जैरेड कुशनर क्या जानते हैं मिडिल ईस्ट के इतने ज्यादा इंटेंस इश्यू को? स्टीव विटकॉक न्यू जर्सी में मॉल बनाते हैं, और जो जैरेड है वो उनके जवाई राजा हैं, तो उन्हें क्या पता है? तो इनसे समझ ही नहीं रहा है। इसीलिए ईरान ने भी कहा कि हम इन 2 आदमियों के साथ नहीं बैठेंगे, हम बैठते हैं, हम बात करते हैं, ये पीछे से अटैक कर देते हैं। तो अब आप जेडी वांस साहब को लाइए, और सोने पे सुहागा क्या हो गया कि कंट्री भी वो ढूंढ के लाए, पाकिस्तान, जिसका कि कोई लेना देना ही नहीं है, जो कि इजराइल को इसमें रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ठीक है ललित साहब, अब दूसरे दौर की बातचीत के लिए भी हाथ पैर मार रहे हैं सारे देश। मुझे तो समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान क्यों ही इसमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बिहेव कर रहा है। विनेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप तो बीजिंग को बहुत करीब से देख रहे हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं। मैम, अभी जो ये नाराजगी है, जो बयानबाजी है, ये सिर्फ यहीं तक रहेगी या कोई एक्शन भी चाइना की तरफ से आप होता देख रही हैं इस पूरे मसले पर? मुझे नहीं लगता कि जो अगले 4 हफ्ते में चाइना की तरफ से कोई एक्शन दिखेगा until and unless Trump drastically takes an action which like really hurts China. मुझे लगता है कि इस समय एक ये नेगोशिएटरी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि समिट होने वाली है 14-15 मई को शी और ट्रम्प के बीच। तो ये 2 बड़ी पोलैरिटीज हैं। इन पोलैरिटीज के बीच में हमें तो पता है कि ट्रेड वॉर हो रही है, जैसे ट्रम्प ने कुछ दिनों पहले भी चेतावनी दी थी कि वो चाइना को 50% और ट्रेड टैरिफ लगा देंगे अगर उसने ईरान को आर्म्स सेल किए। तो कहीं ना कहीं पे हमें लगता तो है कि ट्रम्प एक रैंडमली काम करने वाले इंसान है, पर एक्चुअली केओस में भी एक डिजाइन होता है। तो अगर मेरे अनुसार अगर आप ट्रम्प की लीडरशिप को पढ़े तो देयर इज हिज डिजाइन इज इन chaos and he operates through it. Now that doesn't mean that the chaos has no design. So अगर आप इसको you study it vis-a-vis China, then you will understand कि जितनी भी चाइना और यूएस के बीच में नेगोशिएशंस हुई हैं वो ऐसे ही पुल और पुश के थ्रू हुई हैं। There is a pressure tactics from both sides, right? तो अब जैसे ईवी इंडस्ट्री के बारे में आप लोग बात कर रहे थे कि हाँ, अभी जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है उसके कारण चाइना जो है वो बहुत ज्यादा, चाइना पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, वो एक मुद्दा है। पर चाइना ने भी तो पिछले कुछ सालों से बहुत सारी चीजें की हैं। चाइना ने भी तो अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे लिमिटेशंस लगा दी हैं उनके एक्सपोर्ट पे। तो उसके कारण भी तो ईवी इंडस्ट्री जो है, अल्टरनेट एनर्जी इंडस्ट्री जो है, वो उसकी सप्लाई चेन बहुत इम्पैक्ट हुई है। तो आई थिंक एक लार्जर पिक्चर को अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि एक तरह की नेगोशिएशन हो रही है, और इकोनॉमिक फ्रंट जो है, the economic war is basically at the crux of this entire thing that is happening.
जो कि जिसमें आपको ईरान इज वन एलिमेंट ऑफ इट. सो समवेयर अगर हमें लगता है कि हाँ भाई पाकिस्तान कहाँ से सडनली टपक पड़ा एंड व्हाई पाकिस्तान इज मीडिएटिंग, then somewhere Pakistan is also gaining out of it. What is Pakistan gaining out of it? अब जैसे पहले राउंड के टॉक्स हुए हैं तो पहले राउंड के टॉक्स को बता दिया गया कि हाँ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, पर अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स को बारीकी से स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि ना ही ईरान ने ये बोला कि अगले सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस नहीं होंगे, और अगर आप जेडी वेंस की स्टेटमेंट्स को भी देखें तो उन्होंने भी बोला कि मैं डिटेल में किसी भी बात पे नहीं जाऊंगा क्योंकि जो प्राइवेट में नेगोशिएशंस हुई हैं मैं उसे पब्लिक में नहीं करना चाहता. और आप उसी को अगर कल की जो ट्रम्प की स्टेटमेंट्स आई हैं, जो उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट को और फिर एबीसी को उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए हैं, और उन्होंने बोला है कि 2 दिन में सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पे बैक एंड चैनल्स में भी तो कुछ हो रहा है. तो आप ये नहीं बोल सकते कि बैक एंड चैनल में चाइना इन्वॉल्व नहीं है. अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो आप ये नहीं बोल सकते कि चाइना इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि ईरान में ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बट इंटायर ईरान में चाइना के स्टेक सबसे ज्यादा हैं, बिकॉज चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है ईरान में, दैट इज वर्थ $400 billion फॉर 25 years ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. सो चाइना जो ईरान में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिएटेड बाय चाइना. तो ऑब्वियसली चाइना कहीं पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, पर अगर चाइना खुल के इसमें आता है तो ऑब्वियसली ट्रम्प जो उनके खिलाफ ट्रेड टैरिफ अप्लाई करते हैं वो और इंटेंसिफाई कर देंगे. वो ट्रम्प का एक टूल है. तो इसीलिए कहीं पे बैक चैनल्स में बहुत सारी इंटरेक्शंस हो रही हैं, बैक चैनल में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, बैक चैनल में बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी हो रही है. और अब ये देखना है कि अगले 2 दिन में जो टॉक्स होती हैं उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि एबीसी को ट्रम्प ने बोला है कल की जी मैम. शायद थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो अगर ट्रम्प जो हैं जो कि रैंडमली सीमिंगली रैंडमली इतना स्टेटमेंट्स देते हैं, अगर वो इतनी क्लैरिटी से मंडे को 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स उन्होंने दी है, तो इसका मतलब कि कुछ हो रहा है पीछे से. ऑलराइट मैम. तो मुझे तो ये लगता है कि चाइना इस पूरी चीज में पूरी तरह इन्वॉल्व है पाकिस्तान के थ्रू. पाकिस्तान इज द फ्रंट चैनल बट चाइना इज द बैक चैनल. राइट मैम, प्लीज पॉइंट टेकन. जनरल साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल बात है, विनस मैम भी जो बता रही हैं, लेकिन उससे इतर एक एंगल मैं समझना चाह रहा हूँ कि अब जो चाइना की घेरेबंदी है वो एक अलग तरीके से अमेरिका कर रहा है. उसको पता है कि सीधे टकराव का रास्ता अख्तियार नहीं किया जा सकता, सीधे जंग नहीं हो सकती. तो अगर स्ट्रैटेजिक टाइप्स की बात देखें, स्ट्रैटेजिक तरीके से आप देखें, तो ऐसा लगता है कि अमेरिका एक अलग तरीके से चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है. आप उन पर टैरिफ लगाने की बात करते हैं, आप उसके आसपास के देश उनसे आप सामरिक समझौते कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी एक्सेस बढ़ा रहे हैं. अब इंडोनेशिया में भी अमेरिकी फौजी अड्डा बनने जा रहा है बहुत जल्दी. तो इसको आप कैसे देख रहे हैं जनरल साहब? Venus is not only a good journalist, she is also a good diplomat. Because जिस तरीके से एक बैलेंस्ड आर्गुमेंट दिया है, इसको मैं उसको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ और मैं let us try to understand this more deeply. Right, sir. पहले तो समिट है इस 15 मई को, वो ट्रम्प के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आई टेल यू. 78% and these are statistics from a US study group. 78% of components जो आपके मिसाइल्स, आपके रॉकेट्स, आपके एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर, वेपन सिस्टम्स चाइना से आते हैं in terms of rare earth material and in terms of semiconductors और आपके मैग्नेट्स. और जब से ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है चाइना के अगेंस्ट, चाइना हैज क्लोज द फ्लो ऑफ द टैप और इसको रिड्यूस द फ्लो ऑफ द टैप. और उसकी वजह से अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है जी, वो बहुत बैडली इंपैक्टेड है. दूसरा, आज अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि जहां पर भी अमेरिका ने अपने रिजर्व रखे हुए थे एमुनिशन के, उसके रॉकेट्स के, उसके मिसाइल्स के, ये 40 दिन की लड़ाई में, मैं इसलिए 40 दिन बोल रहा हूं क्योंकि 7 दिन का भी सीजफायर चल रहा है. 40 दिन की लड़ाई में काफी कुछ अमेरिका का इसमें
खर्च हुआ है, और जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि इन 40 days अमेरिका हैज स्पेंट ऑलमोस्ट $150 billion वर्थ ऑफ आपका एमुनिशन और हथियार और उसके एयरक्राफ्ट लॉसेस। और एक ओपन सोर्स तो ये भी बताता है अमेरिका हैज लॉस्ट क्लोज टू 30 एयरक्राफ्ट इन दिस वॉर। तो अगर हम एक मॉडरेशन भी लें तो 10-15 तो है ही लॉसेस। तो जब हम इस चीज को अपना देखते हैं, आगे इसके बारे में सोचते हैं, तो अमेरिका इज ट्राइंग टू प्रेशराइज चाइना नाउ टू कम टू अ डील एज फार एज द रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर कंसर्न, बिकॉज वो इसको अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा, अमेरिका के लिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा, जैसे कि अभी ये जो आपकी टॉक्स हो रही है, अब अमेरिका भी जानता है कि चाइना इज बिहाइंड ऑल दिस, बिकॉज पाकिस्तान हर एक जो स्टेप है वो चाइना से डिस्कस करता है, और चाइना की स्टेक्स बहुत हाई है। इसको वीनस ने भी इसको हाईलाइट किया है कि बिकॉज स्टेक्स आर वेरी वेरी हाई। तो इसीलिए एक नैरेटिव बन रहा है अभी ट्रंप की तरफ से। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है, ये जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होगी, आप देखना इस चीज को, ट्रंप यूएस हैज बॉट टाइम, और टाइम इसको किस लिए अपना खरीदा है, बिकॉज ऑफ लेबनन। बिकॉज इसको इफ यू रिमेंबर, इस टॉक के स्टार्ट होने से पहले 2 दिन पहले नेतन्याहू एंड ट्रंप हैड अ कॉन्वर्सेशन, एंड इसको ईरान की एक प्री कंडीशन थी टॉक्स की, दैट सीज फायर इन लेबनन। और जिस हिसाब से एक आर्मर्ड डिवीजन, एक इन्फेंट्री डिवीजन, कपल ऑफ इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड्स आपकी उसको घुस गई है लेबनन में, और वो इतना इसको मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन करिए। लास्ट 3 दिन की लड़ाई, अगर आप उस एरिया को फॉलो, एक्चुअली हम लोग इसको ईरान पे सेंट्रिक हो जाते हैं, लेबनन में हम अपना फोकस नहीं लगाते कि वहां क्या हो रहा है। वहां पे 3000 से ज्यादा लोग मारे गए, और सारे जितने भी वहां पे गांव है, इट हैज बीन रेज्ड टू द ग्राउंड, और जितने भी रेफ्यूजीज है वहां पे, दे हैव नॉट बीन अलाउड टू गो बैक, और उनको उसको बोला गया है कि जब तक लड़ाई नहीं खत्म होती हम आपको वापस नहीं भेजेंगे। राइट तो ये साउथ लेबनन की जो आपकी कहानी है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये जो टॉक्स होगी, दे आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, एंड दैट विल एंड द वॉर, बिकॉज ट्रंप इज वेरी वेरी डेस्परेट टू गो बैक। ठीक है रवि सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कोल्ड वॉर का एरा तो आपको याद होगा, और मैंने तो सिर्फ पढ़ा ही है उसके बारे में। क्या फिर से एक नया कोल्ड वॉर का एरा शुरू होने जा रहा है? क्योंकि अमेरिका बहुत डेस्परेट दिखाई दे रहा है। आपकी खुद की इकोनॉमी के बारे में आपको चिंता नहीं हो रही है, आप दूसरी की इकोनॉमी को छोटा या बड़ा करने की बात करते हैं, आप दूसरे देश का भला करने की बात करते हैं, आप दूसरे देश की पॉलिटिकल रिजीम को चेंज कर वहां एक बेहतर चीज बनाने की कोशिश करते हैं। लीबिया, सीरिया, वियतनाम, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे कि आपने वहां कितना अच्छा कर दिया। अब फिर से आप अलग अलग मुख्तलिफ देशों में एंट्री करना चाहते हैं, वहाँ के पॉलिटिकल रिजीम को, वहाँ के स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है, या अमेरिका डिक्टेट करना चाहता है? हर मुल्क तो पाकिस्तान नहीं बन जाएगा ना रवि जी। देखिए जो मेरा जो एक बड़ा क्लियर स्टेक है कि अमेरिका की एक स्ट्रैटेजी रही है, जब भी दुनिया ने पेट्रो डॉलर से डिटैच करने की कोशिश की है या कोई अटेम्प्ट्स किए हैं, चाहे वो लिबिया हो, चाहे वो कोई और, चाहे पुराना चले जाए, तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई वॉर जो है मिडल ईस्ट में शुरू हो जाती है। आपने इराक को भी देखा है कि पहले बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, उसके बाद फिर इराक को भी सेम थिंग, लिबिया में भी आपने क्लियरली देखा है। तो आई थिंक इश्यू जो है यहाँ पे सबसे बड़ा जो डैमिंग जो अमेरिका के लिए, और जो थ्रेट अमेरिका को लगता है कि वो पैक्स अमेरिकाना सिस्टम जो है, जो आपने बोला कोल्ड वॉर, और पैक्स अमेरिकाना जो पीस अमेरिका ने गारंटी की थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो जी। एक तरीके से वो जो सिस्टम है वो अब वो टूट रहा है, बल्कि टूट गया है। सो आई थिंक देयर द इशू बिकम्स की विल अमेरिका जो है, क्या जो जो हमेशा डोमिनेट करता रहा है और बोलता रहा हम सबको बचाएंगे, आई थिंक इट्स बिकम वेरी क्लियर, नीटो के साथ भी आपने देखा है। तो कि क्या कोल्ड वॉर दोबारा आएगी? आई थिंक ठीक है, दुनिया माफी जो चाहता हूं बहुत रवि जी, बदल मैं आपको चुकी है। बीच में रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है, उस पर जाने की जरूरत है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब आपका भी